नावल पड़ोसन राइटर आमना इकबाल अहमद Someday winter will ask summer, have you seen spring lately? केन के फर्नीचर से आरास्ता लकड़ी के बने उस खूबसूरत से पहाड़ी रेस्टोरेंट में वो दिन में एक बार तो ज़रूर अपनी शेपरोन के साथ आकर बैठती। बड़ी सी चौड़े चौड़े शीशों वाली खिड़की के करीब लगी मेज़ पर बैठकर वो और उसकी 50-55 साला शेपरोन चाय आइसक्रीम या कोई कोल्ड ड्रिंक पीती, इतराफ़ के जन्नत नज़ीर माहौल से महसूस होती, खूब खूब गपशप करती कि शेपरोन और बकौल उनके खुद उसकी फुप्पो बातों की बहुत शौकीन थी। यहाँ वहाँ घूमने फिरने भी बहुत शौक था। पुरफिज़ा मकामात पर ख़ास तौर से यहाँ आने का और ठहरने का तो हमेशा ही प्रोग्राम बनाती रहती। यख ठंडक कोक छोटे छोटे घूंट भरती वो चौंकी। रेस्टोरेंट के बावर्दी मुस्ताद बैरे ने दरवाज़ा खोला था। एक लंबे कद वजीह शख्सियत का हामिल करीबन 27-28 बरस का आदमी अंदर दाखिल हुआ। अजनबी था उस इलाके में, शायद उसने पहले उसे यहाँ नहीं देखा था। गुड मॉर्निंग सर, बहरा मरूब सा बोला। मॉर्निंग, मतानत से कहता वो आगे बढ़ा। उसकी चाल में वकार था, बड़ी बड़ी स्याह चमकती ज़हीन आंखों में कमांड और अंदाज में किसी मतलकुल अनान फरमा रवा की शान। वो सामने की कोने वाली मेज पर गया। पैरे ने उसके लिए कुर्सी पीछे खिसकाई। वो बैठा। ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉन्ग एंड हॉट और जल्दी। उसकी खुमार आलूद भारी सी आवाज में किसी मुख्तार कुल की झलक थी। होटल में कोई नया मेहमान आ रहा है शायद, फुप्पो मुतजस्सिस लहजे में बोली। हम लोग तो काफी अरसे से आ रहे हैं, यहाँ पहले कभी नहीं देखा। वो नजर का चश्मा ऊपर नीचे करती, फोकस बराबर करती इश्तियाक से कह रही थी। शाही को दिली दिल में हंसी आई। फुप्पो को आज के लिए ये नया टॉपिक काफी था। किसी बड़े घर का लगता है। वो उस तरफ से नजरें फिरा कर शाही की तरफ देखने लगी। खासे ठाट बाट है, वो मजीद बोली। शाही ने एक सरसरी नजर सामने डाली। डार्क ग्रे कीमती सूट में मलबूस, अपने चौड़े मजबूत शानों और लंबे कद की वजह से वो वाकई बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। नजरें अपनी ड्रिंक पर जमाती वो फिर से पीने में मसरूफ हो गई। तभी उसने महसूस किया उसने कीमती ब्रांड की सिगरेट सुलगाई थी। सिगरेट की महक उसकी परफ्यूम की मधुर खुशबू में घुल मिलकर इतराफ को सहर अंगेज बनाने लगी। थोड़ी ही देर में बहरा उसके लिए कॉफी ले आया। आज बहरा मामूल से ज्यादा चाको चौबंद हो रहा था। खिड़की के नीचे खाई में भरी अतल पतल होती कहर पर नजरें जमाई वो खाई का परला सिरा देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमें आए पूरे 3 दिन गुजर गए। लाइन ठीक हो टेलीफोन की तो बात हो भाई साहब से, फुप्पो फिक्रमंदी से बोली। वो रिश्ते में शाइस्ता के पापा की दूर पार की गरीब रिश्तेदार थी। शाइस्ता की मम्मी शाइस्ता की पैदाइश के 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई, तो शाइस्ता के पापा सलाहुद्दीन साहब ने उन्हें शाइस्ता की देखभाल के लिए बुलवा लिया। वो बेचारी भी बेवा थी, कोई औलाद भी नहीं थी, बस शाही को ही अपना सब कुछ समझकर पाला पोसा। 15 साल के अरसे में वो शाही को अपनी औलाद की तरह चाहने लगी थी। सलाहुद्दीन साहब ने भी उन्हें बड़ी बहन कहकर रखा। नौकर चाकर दूर पार के लोग उन्हें इसी निस्बत से इज्जत देने लगे। शाकर काका ने निचले टाउन में जाकर फोन पर हमारी खैरियत से पहुंचने की इतलात कर तो दी है। शाकर ड्राइवर था उनका। उतराई पर वाक़े करीबी कस्बे में फ़ोन कदरे आसानी से मिल जाता था। वहीं जाकर उसने सलाहुद्दीन साहब को इतला कर दी थी। हाँ बेटा वो तो है, पर तुमसे खुद भी बात हो जाती तो ज़्यादा तसल्ली होती उन्हें। मान गैर इरादी तौर पर उनकी नज़रें सामने उठी। कॉफ़ी के घूंट हलक से उतारता वो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुकी और वो फिर से खिड़की के उस पार देखने लगी। कोक खत्म करके वो फूफो की चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। नजरें जाने कैसे एक बार फिर सामने उठी। वो कॉफी खत्म कर चुका था। बड़े दिलकश अंदाज में सिगरेट की कश लेता, धुएं के मरगोले बनाता, उस वक्त फिर उससे गौर से घूर रहा था। वो कुछ सटपटा सी गई। फूफो ने चाय खत्म कर ली थी। बहरा आया, उसने पेमेंट की और फूफो को साथ लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। हर सू बादल घर आए थे। बिजली कड़कने लगी थी, बदलियां गरजने लगी थी और सर्दी बढ़ने लगी थी। ऊपर अपनी स्वीट तक पगडंडी पर जाते जाते उसे उस आदमी का ख्याल आया। बहुत डैशिंग था, ब्लैक स्ट्रॉन्ग एंड हॉट कॉफ़ी पीता था, कीमती ब्रांड का सिगरेट पीता था और उसके परफ्यूम की मधुर महक उसके ज़ौक़ का पता देती थी। बेटा हमारे पीछे वाले स्वीट में कोई आया है, देखो ऊपर। उसने ऊपर देखा। बादलों में लिपटे ऊंचे सर्पफलक, सब्ज पाइन्स और हरियाली में घिरे सुर्ख खप्रेल की ढेलानी छतों वाले होटल की खूब
कई खूबसूरत स्वीट्स ऊपर तले इधर उधर बिखरे नजर आ रहे थे। उसकी नजरें बाएं तरफ ऊंचाई पर वाकई अपनी स्वीट से होती उससे भी ऊपर अपने पास वाले स्वीट पर गई। वाकई स्वीट आबाद हो चुका था। दो आदमी सामने नजर आ रहे थे। एक इलाकाई लिबास शलवार कमीज पहने था और दूसरा स्याह सूट में मलबूस था। तफतन बारिश के मोटे मोटे कतरे पड़ने लगे। तेज चलो शाही बेटा, अभी जलथल पानी बरसने लगेगा। यहाँ के मौसम का तुम्हें पता ही है। फूफो तेज तेज चलने लगी, मगर जल्दी ही सांस फूल गया। वजन भी खासा था और फिर बकौल उनकी अब उम्र का भी तकाजा था। आप थक गई हैं फूफो, आहिस्ता चले, पहुंच ही जाएंगे। हाँ बेटा। उनकी रफ्तार वाकई सुस्त पड़ गई। स्वीट करीब आ चुका था। अपने छोटे से बरामदे में पहुंचते पहुंचते उसकी नजरें सामने पड़ी। मैं चलता हूँ, मिस्टर खान नीचे रेस्टोरेंट में है, ये रेनकोट देता हूँ। स्याह सूट में मलबूस शख्स दूसरे मुअम्मर आदमी से बोला था। हाँ जल्दी चले, मुअम्मर आदमी ने कहा। पहला शायद कोई मुलाजिम खास था और दूसरा भी कोई मुलाजिम ही था गालबन। हनूज बरामदे में खड़ी बारिश से महजूज होती उसने देखा। स्याह सूट वाला आदमी अपने सर पर काली छतरी खोले, बाजू पर फान कलर का रेन कोट लिए तेजी से पगडंडी उतर रहा था। आपा दोपहर के लिए क्या पकाऊं? खान सामा उन्हें देखते ही बरामदे में आ गया। सलाउद्दीन साहब के देखा देखी सभी मुलाजिम उन्हें आपा कहते थे। बहुत देर कर दी, गोश्त नहीं मिल रहा था क्या? आज वो गोश्त लेने गया था, वरना उस वक्त तक वो काम निपटा चुका होता था। हाँ अपा, यहाँ तो मिला नहीं, बस से गया हूँ नीचे वाले गांव में, वहां से मिल गया। बता दो बेटा क्या दिल करता है आज खाने को? फुप्पो शाही से मुखातिब हुई। साबो का कोई मजेदार सी चीज, मगर मिर्च कम। खानसामा का नाम साहिबेदीन था, जो बकौल फुप्पो शाही ने ही बचपन में बिगाड़कर साहबो कर दिया था। वो अगर साबो काका से लाड करती थी तो वो भी उसे अपने बच्चों से कम नहीं जानते थे। मिर्च कम, खाक मजा आता होगा खाने का तुम्हें भी। फुप्पो हंसपे मामूल बुड़बुड़ाई। फुप्पो आप मुट्ठी भर भर मिर्च ऊपर तो डाल ही लेती हैं, लेकिन मिर्च का जो मजा सालन में पक जाने के बाद होता है वो ऊपर डालने से नहीं आता। वो मुस्कुरा दी। हाँ कभी ना कर पाती के मिर्चें खाना उसके बस की बात नहीं थी। मान उसकी नजरें नीचे पड़ी। फान कलर रेन कोट में वही आदमी उसी पगडंडी पर ऊपर चला आ रहा था। जोरदार बारिश में भी उसकी चाल में इस्तेकाम था, अंदाज पुरवकार और शख्सियत में दबदबा था। उसका मुलाजिम खास उससे एक कदम पीछे आ रहा था। उनके बरामदे के आगे से गुजरता 2-4 कदम की ढलान चढ़ता अपने स्वीट पर पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा मुलाजिम मुअद्दब खड़ा था और स्याह सूट वाला उसका रेनकोट उतारने लगा। जो भी था बड़ा स्मैशिंग डैशिंग और बिला शिरकत गैर किसी मुल्क का हुक्मरान था जैसे। साबो काका खाना पकाने में मसरूफ थे। छोटे से किचन में शाकिर भी सर्दी के मारे सिमटा सिमटा या उनके करीब बैठा था। फूफो भी वहीं कुर्सी पर बैठी गरम गरम चाय के घूंट लेती उन दोनों से बातों में मसरूफ थी। वो अपने साथ लाए ढेर सारे नावलों में से एक निकालकर अपने बेडरूम की खिड़की के पास रखी आर्म चेयर पर बैठती नावल के बैग पर नजरें दौड़ाने लगी। एक अरब प्रिंस और एक प्रेस रिपोर्टर की दिलचस्प लव स्टोरी लग रही थी। मशहूर सी होती उसने किताब का पहला सफ़ा पढ़ना शुरू किया। उसे दिलचस्प और हल्के फुल्के रोमांस बहुत अच्छे लगते थे। एफए के पेपर्स देते देते वो सोचती कब इम्तिहान ख़त्म होंगे, कब वो पहाड़ पर पहुंचेगी और कब ढेर सारे नावल पढ़ेगी। रात ही वो पहला नावल ख़त्म कर चुकी थी। ये दूसरा था। घंघूर खटाओं और जलथल बरसती बारिश से लुत्फानंदोज होती वो पढ़ने लगी। शाही बेटे आओ, खाना लग गया है। फूफो की आवाज़ उसके कानों में आई तो वो चौंक उठी। आई फूफो। किताब बंद करते हुए वो सामने के लिविंग रूम में आ गई। ये लिविंग रूम, ड्राइंग और डाइनिंग सभी कुछ था। एक तरफ कीमती सोफा लगा था, टीवी था। दूसरी तरफ कोने में छोटा सा डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगी थी। पास ही छोटा सा फ्रिज भी था। साबो ने मुर्गी चावल और भिंडी गोश्त बनाए थे। दोनों उसकी पसंदीदा चीजें थी। फूफो और वो खाने में मसरूफ हो गई। शाकिर बता रहा था हमारा पड़ोसी मेहमान बहुत बड़ा कारखानेदार है, कई की इंडस्ट्रियों का अकेला मालिक है, बाहर के मुल्कों में भी कारोबार फैला है। इस वाले स्वीट में खुद रहता है, साथ वाला स्वीट उसके बूढ़े मुलाजिम के और पिछले 2 में से एक में उसका पीए, दूसरे में ड्राइवर होता है। उसके गार्ड अलग स्वीट में मुकीम है। फूफो चावलों के ऊपर ढेर सारा अचार डालते हुए बताने लगी। उसका अंदाज भी बता रहा था। उसने सोचा उसके बूढ़े मुलाजिम का नाम इस्माइल है। उसने शाकिर को बताया कि उसने उसे गोदों पाला है। 5 साल की उम्र से उसकी पढ़ाई के सिलसिले में उसकी देखभाल के ख्याल से उसके साथ स्विट्जरलैंड में रहा है। अभी 2.5-3 माह कबल ही वो वतन वापस आया है। फूफो ने हस्बे आदत खासी मालूमात जमा कर ली थी उसके मुतल्लिक। फूफो जो किताब मैंने आज शुरू की है बहुत दिलचस्प है। उसने कहा कि वो फूफो की मालूमात में उनका साथ नहीं दे पा रही थी। कितना कहती हूँ आंखें खराब मत करो, कल तक इम्तिहान और अब कमबख्ती स्टोरियाँ। वो उसके पढ़ने की आदत से नाला लग रही थी। आपको क्या पता कितना मजा आता है पढ़ने में, और कल को जवान खूबसूरत आंखों पर ऐनक लग गई तो?
پھپھو کو واقعی اس کی کچھ کھوجتی ہوئی بڑی بڑی ارغوانی کاسنی مائل بہت حسین آنکھوں کی فکر رہتی۔ لینسز لگاؤں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا نظر کمزور ہے، سو بہانے بنانے لگتی ہو، مگر یہ کبھی مت کہنا کہ پھپھو آئندہ زیادہ نہیں پڑھوں گی۔ زیادہ نہیں، بس یہ کتابیں ختم کروں گی جو ساتھ لائی ہوں۔ وہ انہیں چھیڑنے لگی۔ پھپھو اس کی اس عادت سے اس لیے بھی ناراض رہتی ہے کہ پھر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے شائی کے پاس وقت کم ہی ہوتا۔ ساری کسر انہیں صاحبوں اور شاکر کے پاس جا کر اتارنا پڑتی۔ پھپھو سے خشمگین نظروں سے دیکھتی میز سے اٹھنے لگی۔ اچھا پھپھو، کوشش کروں گی کہ کم پڑھوں، بس آپ ناراض مت ہوا کریں۔ میری جان، میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ انہوں نے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اولاد سمجھ کر پالا ہے تمہیں، خدا کو جواب دوں گی اگر کم سمجھا ہو تو۔ ان کی آنکھیں پڑتے جذبات سے نم ہونے لگیں اور شائی ان کے گلے لگی۔ پاپا کے بعد وہی تو تھی اس کی سب کچھ۔ چند ثانیے یوں ہی ان سے چمٹی رہی۔ اب پڑھوں جا کر؟ وہ ان کی طرف ملتجی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پڑھو، تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو میں دعا کروں گی کہ تمہاری نظر کبھی کمزور نہ ہو اور تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں کبھی اینک کے شیشوں کے پیچھے نہ چھپیں۔ اچھا پھپھو، اس نے انہیں گال پہ بوسہ دیا، پھر بیڈ روم میں چلی آئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، گو رفتار میں کمی آ چلی تھی۔ بادلوں کی گرج دھیمی پڑ گئی تھی اور بجلی کی کڑک اب باقی نہیں رہی تھی۔ وہیں چوڑی خوبصورت کھڑکی کے پاس آ کر وہ دوبارہ آرم چیئر پر بیٹھ کے پھر سے ناول کھول لیا، پھر سے سلسلہ جوڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ منہمک ہو گئی۔ ابھی 2 ہی صفحے پڑے تھے کہ وہ چونکی، نظریں بائیں جانب اٹھیں۔ وہی تھا، اس کی کھڑکی سے 2 ہی قدم کی اونچائی پر بنے اپنے برآمدے میں آ نکلا تھا۔ سفید قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا اس وقت وہی سیاہ سوٹ والا آدمی جو شاید اس کا پی اے تھا، وہیں کھڑا تھا۔ شائی کی نظریں کچھ اور آگے بڑھیں۔ سویٹ کی پرلی طرف 2 مسلح آدمی مختلف پوزیشنوں پہ الرٹ کھڑے تھے، تو یہ گارڈز تھے اس کے۔ شائی کی نظر گھڑی پر گئی، 2 بجنے والے تھے۔ "May I go with you, sir?" اس کا پی اے بولا۔ "No, thank you." وہ متانت سے بولا تھا مگر خواب آور آواز میں دبدبا تھا۔ پھر وہ نیچے جاتی پگ ڈنڈی کی طرف بڑھا۔ یقیناً نیچے ریسیپشن کے پاس بنے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں لنچ کے لیے وہ پھر سے پڑھنے میں مصروف ہوگی۔ پھپھو نے نماز پڑھی۔ وہیں لیونگ روم میں صوفہ کھولتے ہوئے بیڈ بنا کے لحاف اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی تھوڑی ہی دیر میں خراٹے بھرنے لگی۔ انہی خراٹوں کی وجہ سے تو وہ لیونگ روم میں سونے لگی تھی۔ انہیں معلوم تھا ان کے زوردار خراٹوں کی وجہ سے شائی ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی، ورنہ تو جنگل کے اس سناٹے میں کڑکتے گرجتے بارشوں کے طوفان میں جنگلی درندوں کے خوف سے وہ اکثر آدھی رات کو ہی آ کر انہیں یہاں سے اٹھا لے جاتی۔ گھر کی بات الگ تھی، دونوں کے بیڈ روم پاس پاس تھے اور اسے وہاں اکیلے ہی سونے کی عادت تھی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد ان کی آنکھ کھلی، شال اچھی طرح لپیٹتی وہ کچن میں آ گئی۔ بارش رک چکی تھی، سنہری دھوپ نکل آئی۔ صاحبوں اور شاکر کچن سے باہر بیٹھے نیچے بل کھاتی سڑک پہ آتے جاتے نورسز پر نظریں جمائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ انہوں نے چائے بنائی، صاحبوں اور شاکر کو دی، خود بھی وہیں ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ فارغ ہوئیں تو شائی کی طرف آ گئیں۔ "بیٹا چائے پیو گی یا وہی موئی ٹھنڈی پیپسی؟ اف توبہ، سردی بھی نہیں لگتی۔ وہ آپ کے کرسی کے بجائے اپنے بستر میں گھسی، کوہنی کے سہارے سر ٹکائے رخ کھڑکی کی طرف کیے، ہنوز کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ "ہاں پھپھو، پیپسی." وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی۔ شائی نے گھڑی دیکھی، 5 بج رہے تھے۔ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیدھی ہوتے ہوئے اس نے سر تکیوں کے سہارے بستر کی پشت سے ٹکا لیا۔ تبھی اس کی نظریں بائیں طرف کھڑکی سے اس پار گئیں۔ ہوٹل کا نیا گیسٹ عام جینز اور جیکٹ پہنے اپنے سویٹ کی پرلی طرف کھڑا تھا۔ پاس ہی بوڑھا ملازم تھا اور ایک سائز اچھا صحت مند گھوڑا تھامے منتظر کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی، تیزی سے مختصر سی چڑھائی طے کی اور اس پر اترتے اترتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اسے کسی دیو مالائی کہانی کا شہزادہ لگا، خوبصورت، بے خوف اور بہادر۔ پھپھو اس کے لیے پیپسی اور اپنے لیے بچی ہوئی چائے دوبارہ گرم کرتی کپ میں ڈال کر لے آئیں۔ "اچھا ہے بارش رکی ہے، مجھے یہاں کی ہر بات پسند ہے، مگر بارش طول پکڑنے لگے تو ہول اٹھتے ہیں." پھپھو گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرتی بولی۔ "اور مجھے یہ جگہ بمائے طول پکڑتی بارشوں کے پسند ہے، بوندیں پڑنے سے جب چھت بجتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بیٹا تمہاری جوانی ہے اور میرا بڑھاپا." پھپھو ہنستے ہوئے بولی۔ "تمہاری عمر کی تھی تو مجھے بھی بادل اور بارش اچھے لگتے تھے، مگر اب بارش زیادہ ہونے لگے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے." پیپسی کا آخری گھونٹ لیتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، باتھ روم گئی، چہرے پر ٹھنڈے یخ پانی کے چھینٹے دیے، ڈریسنگ روم آ کر میرون رنگ کے کپڑے پہنے، گرے جوگرز، گرے جیکٹ پہنی اور کمر تک پہنچتے سیاہ گھنے لہریے دار خوبصورتی سے ترشے بالوں پر برش کرتی وہ کمرے میں آ گئی۔ پھپھو وہیں تھی۔ "چلیں پھپھو، نیچے پارک میں چلتے ہیں۔
चलो बेटा, घूमने फिरने के लिए वो शाज़ी ना करती थी। खाली कप और पेप्सी की खाली बोतल उठाती वो उठ खड़ी हुई। ज़रा ये चप्पल बदल लूँ, फिसलती हूँ फिर। किचन में कप और बोतल रखकर वो शाई के ड्रेसिंग रूम में आई। उनका सामान यहीं होता था। बूट पहने और शाई के साथ बाहर निकल आई। पार्क में हंसपे मामूल चहल पहल थी। यहाँ उसी तरह होता था। बारिश के वक्त सब अपने अपने ठिकानों में दुबक जाते, फिर जो ही मौसम खुलता जोक दर जोक उमड़ आते थे। फूफो अपनी एक हम उम्र दोस्त के साथ एक तरफ बैठकर गपशप करने लगी। वो पहले झूले पर झूलती रही, उसके बाद एक लड़की के साथ सीसा पर जा बैठी। चलें फूफो, समोसे खाते हैं। सीसा से फारिग होकर वो फूफो के पास आ गई। उसका इशारा करीबी ऊंचाई पर वाक़े छोटे से बाजार की तरफ था। बाजार छोटा था पर ज़रूरत की हर शय मयस्सर थी। गर्मियों के मारे दूर दराज से आ धमके स्याहों के लिए यहाँ के दुकानदार ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करते थे और फिर खाने पीने के इन छोटे छोटे खोखों पर तो खासी रौनक होती थी। चलो, वो भला इनकार कर सकती थी। एक तो शाय की ख्वाहिश, ऊपर से अपना शौक, और थोड़ी दूर चलकर वो गरम गरम चाय समोसों और पकौड़ों की दुकान में लकड़ी के मेज़ और बेंच पर जा बैठी। मज़े ले लेकर दोनों ने गरम समोसे खाए। फूफो ने एक चाय का कप भी पिया और दोनों अब वापस आने लगी। एक मिनट फूफो, मैरी गो राउंड पर भी चक्कर ले लूं। दोबारा पार्क के करीब आती वो बोली, चलो जाओ बैठो, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वो सड़क के करीबी सब्जे पर बैठ गई। शाम के साए मलगजे हो रहे थे। ठंड मजीद उतर आई थी और पार्क में बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। वो बराबर मैरी ग्राउंड पर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बाएं पड़ी। वही मेहमान था, घोड़े पर सवार, करीबी पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। एक बार फिर उस वक्त उसकी नज़रें उस पर जमी थी और जैसे होंठों पर मोहोम सी मुस्कुराहट थी। गैर इरादी तौर पर वो रुक गई। एक मोहोम सी मुस्कुराहट उसके मैरी ग्राउंड में इस कदर इनेमाक पर ही थी शायद। मोहोम सी मुस्कुराहट मबहम सी मुस्कुराहट में बदल गई। अब कि ये मबहम सी मुस्कुराहट उसके अचानक ठटक जाने पर थी शायद। वो आगे बढ़ते हुए पक्की सड़क पर ओ लिया और शाही फुप्पो की तरफ आ गई। फिर वो दोनों भी उसी सिंथ होटल की तरफ हो ली। बल खाती सड़क पर खासी चढ़ाई थी। फुप्पो का दम फूलने लगा था। सस्ता ले थोड़ा सा फुप्पो। और फुप्पो बाकी सड़क के किनारे बैठ गई। वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। शाम के साए उतर आए थे। ऊपर तले यहाँ वहाँ बिखरे छोटे छोटे घरों में रोशनियां टिमटिमाने लगी थीं और शाम के पकवानों के धुएं उठने लगे थे। दोनों फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने होटल की तरफ बढ़ने लगी। आज टीवी पर कोई खास प्रोग्राम नहीं था। खाना खाती वो अपने बेडरूम में आ गई। बत्ती रोशन थी और खुली खिड़की के पर्दे खुले थे। वो झट से आगे बढ़ी। अब पहले वाली लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, क्योंकि पहले उस तरफ का स्वीट खाली था और अब उसमें गेस्ट आ चुका था, वो भी मुलाजमों की फौज के साथ। वो पर्दे बराबर करने लगी। मिस्टर खान कितने बजे डिनर करते हैं? होटल का बैराज सामने बरामदे में खड़े गेस्ट के पीए से पूछ रहा था। 9 बजे शार्प। यहाँ ले आऊं? नहीं, वो खुद ही डाइनिंग हॉल में जाएंगे। बेहतर। बैरा पलट कर चल दिया। खिड़की से हटकर उसकी नज़र ख्वामख्वाह अपने बेड साइड टेबल पर रखी घड़ी पर जा पड़ी। 8:45 थे। 15 मिनट रहते थे अभी उसके डिनर में। ड्रेसिंग रूम जाकर उसने रात के कपड़े पहने, मुंह धोकर कोल्ड क्रीम लगाई। कमरे में आते हुए बिस्तर में घुसकर उधर पड़े अध पड़े नावल को उठाया ही था कि याद आया, बाहर बरामदे की रेलिंग पर उसने गीला तौलिया और जराबें फैलाई थी सुखाने के लिए। रात को बारिश हो जाती तो बामुश्किल सूखा तौलिया दोबारा गीला हो जाना था। वो जल्दी से बिस्तर से निकल आई। खिड़की के पास रखी कुर्सी की पुष्ट पर से अपनी जैकेट उठाई और पहनते हुए बाहर निकल आई। वहीं रेलिंग के पास खड़ी तौलिया तय करती वो वादी में झिलमिल करती रोशनियों को तकती रही। तभी उसकी नजरें बाएं जानिब उठी। गेस्ट के बरामदे की ट्यूब लाइट में उसने देखा उसका पीए उसके लिए दरवाज़ा थामे खड़ा था। स्याह कीमती सूट में मलबूस वो बाहर आ रहा था, यकीनन डिनर पर जाने के लिए। सर मैं साथ चलूं? उस वक्त फिर उसका पीए बोला, नो थैंक यू। गो धीमी थी आवाज़ अब भी, मगर तंबी सी लिए थी। वो केला ही पुरवकार अंदाज में चलता नीचे उसके करीब से पगडंडी उतरने लगा तो उसके परफ्यूम की वही मधुरता माहौल को मदहोश करती गई। अपनी जराबें उठाते उठाते उसने देखा उसका एक गार्ड पहले ही आधी पगडंडी तय किए एक तरफ चौकस खड़ा था, दूसरा जाने कहाँ पोजीशन लिए था। बहुत कीमती इंसान था। उसने कंधे उचकाए और वापस मुड़ते हुए अंदर चली गई। सुबह 7 बजे ही उसकी आंख खुल गई। सुस्ती से उठती वो हंस पे आदत खुली खिड़की में जा खड़ी हुई। इर्द गिर्द कहर का जाल सा बना हुआ था। क्या खाइयाँ क्या घाटियाँ, सभी धुआं धुआं हो रहे थे। इसके बावजूद
कदावर पाइन्स अपने गहरे सब्ज रंग लिए नुमाया हो रहे थे और सुनहरी धूप की ठठरती किरणें कहर में से झांकती इधर उधर फैलती जा रही थी। माहौल से मशहूर वो पलटने को ही थी कि अचानक नजर दूर ऊपर कुछ फासले पर हाइकिंग ट्रैक पर पड़ी। वही पास के स्वीट वाला गेस्ट था, जीन जैकेट पहने ट्रैक पर वापस आ रहा था। जाने किस वक्त जागा था, सुबह ही सुबह वापस भी आ रहा था। यूं ही कंधे उचकाती वो बाथरूम में घुस गई। रात के कपड़े बदलकर उसने जोगिया रंग के गर्म कपड़े पहने, डर्टी ग्रीन स्लीवलेस स्वेटर पर डर्टी ग्रीन जैकेट पहनी, डर्टी ग्रीन ही शूज पहने। बालों में ब्रश कर ही रही थी कि फूफो ने नाश्ते के लिए आवाज दे दी। साहबो और शहबाज खान के बूढ़े मुलाजिम इस्माइल में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। फूफो पराठे से अंडा खाते हुए गोया हुई तो करीबी गेस्ट का नाम शहबाज खान था। शाही मुस्कुरा दी। साहिबो काका किसी इलाके में मौजूद होंगे और दोस्त नहीं बनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने साहबों को बताया है कि शहबाज खान का नज़दीक का कोई रिश्तेदार नहीं, बस वो है और उसकी नानी, और नानी उसको ही अपनी ज़िंदगी समझती हैं, उसको ही देखकर जीती हैं। वो फिर मुस्कुराती। आप भी तो मुझे देखकर जीती हैं, वो टोस्ट पर छुरी से मारमेट लगाते हुए बोली। बस बिल्कुल ऐसा ही मामला है शहबाज खान का और उसकी नानी का, फूफो खुश होते हुए बोली। फूफो आज पिकनिक पर जाएंगे, साहबो काका को कहते हैं खाना जल्दी बना लेंगे और सब बाहर जाकर खाना खाएंगे। बस बेटा तुमने मेरे दिल की बात कह दी। फूफो लाख उम्र में बचपन की सही आदतें बिल्कुल छोटों जैसी थी, सैर सपाटे की बेहद शौकीन थी। साबू काका को चाहिए आज हमें मजीद मज़ेदार लंच बनाकर दें, शाही बोली। ऐसी चीज़ें तैयार करवाऊंगी कि मेरा बेटा देखकर खुश हो जाएगा, फूफो मोहब्बत से कहने लगी। और तब तक मैं नॉवल पढ़ूंगी, आज ख़त्म करना ही है इसे। पढ़ो पढ़ो। फूफो पिकनिक के ख्याल से ही बहुत दरिया दिल हो गई थी। अपने बेडरूम में आकर हस्बे मामूल खुली खिड़की के पास आर्म चेयर पर बैठकर उसने नॉवल खोल लिया, पढ़ने लगी। चंद ही सफ़े पड़े थे कि करीबी स्वीट के बरामदे में क्रॉकरी और कटलरी की खनक से उसकी महवियत टूटी, नजरें बाएं जानिब उठी। करीबी गेस्ट अपने बरामदे में कुर्सी पर बैठा अखबार पर नजरें दौड़ा रहा था और होटल का बहरा उसके आगे रखी मेज पर नाश्ते के बर्तन लगा रहा था। फारिग होकर बहरा खाली ट्रे लिए मुअद्दब तरीके से पीछे हटते हुए बरामदे से नीचे उतर गया। अखबार पर नजरें जमाई जमाई उसने मेज पर से ऑरेंज जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे सिप लेता अखबार देखता गया। गिलास खाली करके उसने मेज पर रखा और अखबार एक तरफ रखते हुए नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। शाही नॉवल पढ़ रही थी मगर गाहे बगाहे नजरें उसकी तरफ उठ जाती। वो नाश्ते से फारिग हो चुका था, चाय के कप से घूंट घूंट पीता बरामदे में अपनी तरफ बढ़ते हुए बातों के यलगार से लुत्फ अंदोज हो रहा था। लगता था सहर अंगेज माहौल के एक एक पल को अपने अंदर जज्ब कर लेना चाहता था। उसने घड़ी देखी, 9:15 बज रहे थे। दोबारा नजरें किताब पर जमा दी। जाने कहाँ से किताब इसे कहीं लिपटा, शायद एक कीड़ा उसकी गोद में आ गिरा। फुप्पो किताब परे फेंकती, दामन झटकती, मारे घबराहट के चीखती चिल्लाती वो बाहर बरामदे में बैठी फुप्पो की तरफ भागी। क्या हुआ? फुप्पो भी ज्यादा परेशान होगी। कीड़ा था मेरी गोद में आ गिरा। उसके खूबसूरत चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। हसीन पर्पलिश आंखें खौफ से फैली हुई थी और मारे परेशानी की जुबान साथ नहीं दे रही थी। कैसा कीड़ा था? बस कीड़ा था ना, बड़ा था? वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी। नहीं था तो इतना सा, उसने नाखून भर साइज बताया और साथ ही उसे लगा वो गेस्ट उसे देख रहा था। 2-4 ही कदम पर तो था उसका बरामदा उनके बरामदे से। गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहें उस तरफ उठीं। उस वक्त फिर उसके लबों पर मोहम सी मुस्कुराहट थी। खून खून करके चाय पीता वो गर्म चाय से उठती भाप के उस पार देख रहा था। वो खफीफ सी होगी फूफो के साथ अंदर आ गई। छोटा सा कीड़ा और किताब दोनों अब भी फर्श पर पड़े थे। फूफो ने किताब उठाकर उसकी कुर्सी पर रखी और उसके बेड साइड टेबल से कागज़ का एक टुकड़ा उठाकर उसमें एहतियात से कीड़ा उठाती वो बाहर की तरफ बढ़ी। तुम्हारे भी क्या कहने, इतने से कीड़े से तूफान मचा दिया, आगे जिंदगी में जाने क्या क्या आएगा, वो शफकत के साथ साथ तशवीश से कहती कमरे से बाहर निकल गई। शायद चुपके से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। किताब खोलते खोलते एक बार फिर नजरें सामने उठी। गेस्ट की नजरें उस वक्त उसकी खिड़की का तवाफ कर रही थी। अब के शायद वो उसके बैठने की जगह जान गया था। उसकी नजरें हटी तो शाही ने जल्दी से कुर्सी पीछे खिसका ली। अब वो उसकी नजरों की जिद से दूर हो गई थी। वो नॉवल पढ़ने में मसरूफ होगी। कभी कभी एक नज़र उधर भी पड़ जाती। पैरे ने शायद उसके आगे से नाश्ते के बर्तन समेट लिए थे। आम चेयर की पुश से सर टिकाते हुए उसने टांगे मेज के नीचे सीधी फैला दी थी और जिस अंदाज में वो सिगरेट होंठों में दबाकर लाइटर से सुलगाता कश लगाता, वो अंदाज बहुत यूनिक था। पढ़ते पढ़ते उसे 11 बज गए। काफ़ी देर फूफो उसकी तरफ नहीं आई थी। किताब बंद करते हुए वो किचन की तरफ गई। फूफो वहाँ भी नहीं थी। साबो काका पिकनिक पर साथ ले जाने के लिए बिरयानी, चिकन, कीमा और पराठे बनाने में मसरूफ थे।
साबू काका, फूफो कहाँ है? वो इस वक्त या तो बाहर बरामदे में तस्बीह का विर्द कर रही होती या फिर किचन में साबू काका से चाय बनवाकर पीते हुए अखबार पर नजरें दौड़ाती मुख्तलिफ सुर्खियों पर उनसे तबादला ख्याल करती। उनके सर में दर्द था, अपने बिस्तर में है, सर दर्द की गोली और चाय देकर आया हूँ। वो सीधी उनके पास जा पहुंची, मगर वो सो रही थी। आहिस्ता कदम चलते वो बरामदे में आ गई। इधर उधर इतराब पर नजरें दौड़ाती वो चंद सानिये वहीं खड़ी रही। आज धूप थी, हर सू चहल पहल थी, रौनक थी। नीचे होटल के रिसेप्शन से कदरे फासले पर बने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर नजर पड़ते ही उसे कोक की तलब हुई। अंदर गई, जॉगर्स पहने और पगडंडी उतरती सीधी रेस्टोरेंट पहुंच गई। अंदर दाखिल हुई, कोक ऑर्डर किया, इधर उधर निगाह दौड़ाई। जहां वो और फूफो अक्सर बैठती थी वो जगह किसी और ने ले रखी थी। वो आगे बढ़ी और एक और खिड़की के आगे बैठ गई। कोक आने का भी इंतजार ही कर रही थी कि नजर सामने के कोने वाले टेबल पर पड़ी। वही था, उनका पड़ोसी गेस्ट। कॉफी के सिप लेता उसी को देख रहा था। जाने क्या हुआ उसे, हड़बड़ाते हुए सीधी बैठ गई। इतना करीब था वो अगली ही मेज पर और उसे देख भी रहा था। उसने देखा, उसके पुरकशिश लबों पर एक मबहम सी मुस्कुराहट उभर आई थी। उस वक्त तो उसकी उस मबहम मुस्कुराहट का साथ उसकी बड़ी बड़ी स्याह नशीली आंखें भी दे रही थीं। सटपटाकर अपनी जैकेट दुरुस्त करते हुए वो रुख पीछे मोड़कर काउंटर की तरफ देखने लगी। उसकी कोक आ गई, वो धीरे धीरे पीने लगी। अब कि उसने नजरें उठाकर सामने देखा ही नहीं। पता नहीं क्या बात थी, वो उसका सामना करने से घबरा जाती थी। उससे बहुत बड़ा सा था, शायद इसलिए, बहुत रोब और दबदबे वाला था, शायद इसलिए, मगर वो उसकी ऊटपटांग हरकतों पर मुतबस्सम भी हो जाता था। उसकी नज़रें उसकी तरफ उठती तो वो उसे अपनी तरफ देखता भी नजर आता था। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा तासुर भी होता था, वो जान नहीं पाती थी जिसे। तासुर अपनायत के जैसा, पसंदीदगी के जैसा और शनासाई के जैसा। ये सब क्यों था? उसने सर झटका। इन मुश्किल बातों को वो वाकई समझ नहीं पा रही थी। को उसका दिल उस वक्त आइसक्रीम खाने को भी चाहता था, मगर उसने इरादा तर्क कर दिया। वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठ सकती थी। खाली बोतल मेज़ पर रखते हुए वो काउंटर पर आई, पेमेंट की और बाहर निकल आई। जाने की इन सोचों में गुम वो पगडंडी पर चली जा रही थी कि अचानक पाँव फिसला और वो लड़खड़ा के पीछे गई। तभी दो मजबूत बाजुओं ने उसे सहारा दिया और वो गिरने से बच गई। नजरें उठाकर देखा, वही था। शहबाज खान उसकी आंखों में देख रहा था। सटपटाते हुए उसने खुद को संभाला और धड़कते दिल के साथ तेज तेज चलती ऊपर अपने स्वीट में चली गई। उसने उसको शुक्रिया भी अदा नहीं किया था कि जिस हिसाब से वो फिसली थी, शायद नीचे तक पहुंचकर ही रहती। वो तो इतनी घबरा गई थी कि सारे आदाब भूल गई थी, बल्कि अब तो वो शायद उसका सामना भी ना कर पाती। वो बहुत छोटी थी, मुश्किल से 17 साल की, और फिर ऐसे हालात का उसका ये पहला तजर्बा था। उसकी तो कुल कायनात बस पापा और फुप्पो थे, साबो काका और बाकी मुलाजिम थे, या फिर कॉलेज और कॉलेज में एक दो फ्रेंड्स। उसकी जिंदगी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, या फिर छुट्टियों में इधर उधर की सैर तक महदूद थी। फुप्पो का सर दर्द ठीक हो गया था। वो लोग खाना वाना साथ लेकर साबो और शाकिर के हमरा 2 मील पर वाक़ एक बहुत खूबसूरत जगह पर पिकनिक मनाने चली गईं। उन्होंने मज़ेदार खाना खाया, थर्मस में से गरम-गरम चाय पी, इधर-उधर घूमे फिरे, वापस स्वीट पर पहुंचे तो 2 बजने में अभी भी चंद मिनट बाकी थे। वो बिस्तर में घुस गई। उसके नॉवल में अभी चंद सफ़े रहते थे ख़त्म होने में। सोने से पहले वो उसे ख़त्म करना चाहती थी। हाथ बढ़ाते हुए उसने नॉवल बेड साइड टेबल पर से उठा लिया। 2 ही सफ़े पढ़ पाई थी कि चौंकी। वो ठीक 2 मिनट कम 2 बजे पर नीचे जाने के लिए तैयार था। बहुत मैनली था वो। उसका सुर्ख सफ़ेद धूप में तप्पा तांबे के मानिंद रंग उसके आउटडोर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी की जमानत था। पुरकशिश नकूश के साथ बहुत शानदार फिजिक से नवाजा था कुदरत ने उसे। ऑफ वाइट कोट और डार्क ग्रे पैंट में मलबूस वो कोई ग्रीक गोल्ड लग रहा था। हस्बे साबिक अपने पीए को अपने साथ जाने से मना कर दिया। आई वॉन्ट टू एंजॉय ऑल दिस ऑल अलोन। ऑल अलोन पर जोर देते हुए बोला था। इस बार जैसे तेजी सी थी उसके लबो लहजे में। सर, पीए मुअद्दब था। वो नीचे चल दिया। उसका पीए और बूढ़ा मुलाजिम इस्माइल बाबा वहीं पीछे रह गए। शहबाज खान पहले हरगिज ऐसे नहीं थे। इतना कुछ खुदा ने दे रखा है, मगर तकब्बुर और तलखी नाम को नहीं। ये सब हालात की वजह से है। इस्माइल बाबा गोया उसके मुतल्लिक बताने लगे। मगर पाबंदी नाम की चीज़ शहबाज खान बर्दाश्त नहीं कर पाते। पीए मुस्कुराते हुए बोला, हर जगह मेरी मौजूदगी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर हर पल की अपने गार्ड्स की पहरादारी से सख्त नाला रहते हैं। हाँ, इस्माइल बाबा मुस्कुराए। इस बार तो उलझी पड़े बेगम साहिबा से। उनका इसरार के गार्ड साथ जाएंगे और शहबाज खान की तकरार कि कम अज़ कम यहाँ तो उन्हें अकेला रहने दिया जाए। मगर बेगम साहिबा भी तो रिस्क नहीं ले सकती। झुकना ही पड़ा शहबाज खान को उनके आगे, मगर इस शर्त पर कि दूर दूर रहेंगे उनके गार्ड्स उनसे।
बेगम साहिबा ने हाँ तो कह दी, मगर वहां से रवानगी के वक्त मुझसे बोली, इन्हें हरगिज अकेला ना छोड़ा जाए, हिफाजत के ख्याल से भी और डॉक्टरों की ताकीद की वजह से भी। मगर बाबा एक बार फिर मुस्कुरा दिए। शहबाज खान के आगे थोड़ी चलती है किसी की, अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। मजाल है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम, और खास तौर से बीमारी से उठने के बाद तो बहुत ही तल्ख हो गए हैं। बहुत तल्ख, बात बेबात सबको डांटते रहते थे। जभी तो डॉक्टर्स ने तब्दीली आबो हवा के लिए कहा, पीए बोला। इस्माइल बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी गहरी सांस से उसके लिए उनके कंसर्न का पता चलता था। मगर क्या वो बीमार था? क्या बीमार था? कम से कम उसे तो वो बिल्कुल बीमार नहीं लगा था। हाँ, उस वक्त जो पीए के साथ तेजी बढ़ती थी वो जरा चौंका देने वाली थी। उन लोगों की आपस में और क्या गुफ्तगू हुई वो उसने नहीं सुनी कि वो किताब ख़त्म करने में लग गई थी। वो सोकर उठी तो 5 बजने में चंद मिनट थे। कंबल परे हटाते हुए वो बाथरूम में गई, मुंह हाथ धोकर बाहर निकली, जैकेट पहनी, बालों पर ब्रश किया और फूफो के पास बाहर बरामदे में निकल आई। वहीं कुर्सी पर बैठी वो चाय पी रही थी। जब से पड़ोस आबाद हुआ था फूफो उस तरफ बैठने लगी थी। आगे बढ़ते हुए शाई उनके मुखालिफ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फूफो उसके लिए चाय बनाने लगी। किताब खत्म हो गई? मेज पर उसके आगे कप रखते हुए उन्होंने पूछा। हाँ फूफो, बहुत मजे की थी। चलो शुक्र है, अभी और भी बहुत सी हैं। वो डरते डरते बोली। मुझे मालूम है, ढेर मैंने देखी है। फूफो, चाय के बाद नीचे पार्क में चलेंगे। जरूर चलेंगे, तुम चाय पी लो। और तभी कई मर्दाना आवाजों पर चौंकते हुए उसने सामने देखा। बिल्कुल कल वाले टाइम पर एक तरफ साइज घोड़ा थामे खड़ा था और इस तरफ कदरे हटकर 5-6 आदमी खड़े थे। सबके हाथों में फाइलें, कागजात वगैरह थे और वो बारी बारी शहबाज खान से कुछ डिस्कस कर रहे थे। सर, यहाँ आपके साइन चाहिए। ये प्रोडक्शन ऑफिसर सुलेमान था। खुली फाइल पर एक जगह उंगली रखते हुए कह रहा था। उसने साइन कर दिए। थैंक यू सर। सुलेमान एक तरफ हो गया। सर, हॉलैंड से ट्यूलिप कंपनी के मालिक का आपके लिए फैक्स मैसेज है, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दूसरा आदमी चंद कागजात लिए आगे बढ़ा और यूं एक के बाद एक वो उसके आगे पेश होते रहे, रिपोर्ट देते रहे। वो साइन करता रहा, जल्दी जल्दी सरसरी जवाब देता रहा। फिर घोड़े की जानिब बढ़ा। इस्माइल बाबा साथ साथ थे। उसे जैसे ये सब अच्छा नहीं लगा था। चेहरे के मजबूत पुरकशिश नकूश तनाव की जिद में आगे थे। बाबा, इनको यहाँ का रास्ता किसने बताया? वो शायद बाबा की बहुत इज्जत करता था। बड़े जब्त से बोला। बेटा, आपका कहीं आना जाना छुपा थोड़ी रह सकता है, और फिर इनकी भी मजबूरी है। आपसे डिस्कस किए बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बाबा ने उसका तनाव दूर करने के लिए नरमी से समझाया था। मगर बाबा, मुझे तन्हाई चाहिए। क्या यहाँ भी मैं सुकून से नहीं रह सकता? उसके लहजे में गर्व की झलक थी। खुदा आपको सुकून दे बेटा, मैं समझा दूंगा इन्हें। बेगम साहिबा से बात कर लिया करेंगे। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। उसने रकाब में पाँव रखा। जाएं बेटा, बाबा ने शफकत से कहा। और वो घोड़ा हस्बे साबिक तेजी से भगाता चढ़ाई के उस पार उतर गया। उसकी आन बान अपनी जगह, मगर ये तनाव, ये उदासी, ये कर्ब, ये क्या था सब? और ख़ास तौर से बीमारी से उठने के बाद तो बहुत तल्ख हो गए हैं। उसके कानों में दोपहर की इस्माइल बाबा की आवाज़ गूंजी। इसे क्या बीमारी हो सकती थी? वो सोचे बिना नहीं रह सकी। बहुत बड़ा कारोबार है इसका, साबू बता रहा था। गो फुप्पो की पीठ थी उस तरफ, मगर अंदाज़ा ज़रूर कर सकती थी। वो खामोश रही। खाली कप मेज़ पर रखते हुए उठ खड़ी हुई। फूफो, मैं जॉगर्स पहन कर आती हूँ, पार्क में जाते हैं। दोनों कुछ चढ़ाइयाँ और कुछ उतराइयाँ उतरती पार्क की तरफ चल दी। फिर बादल मंडलाने लगे हैं। फूफो ने आसमान पर निगाह की। नीचे पहुँचते पहुँचते बूंदाबांदी भी शुरू हो जाएगी। शाई बोली। हाँ, पर यहाँ के लिहाज से मौसम फिर भी खुला ही है। दोनों पार्क पहुँच गई। गहमा गहमी थी खूब। चिल्ड्रन पार्क क्या था, मुलाकात का बहाना था। ख्वातीन का चौक दर चौक उमट आती थी। फूफो तो अपनी हम उम्र दोस्त को यूं मिली जैसे मुद्दतों बाद देखा हो। वो भी सीसा पर जा बैठी। झूले पर झूले भी लिए। फिर मैरी ग्राउंड पर आ बैठी। यहाँ गोल गोल घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था। पर चक्कर लगाते लगाते उसे याद आया 7 बजे टीवी पर उसका बहुत फेवरेट प्रोग्राम था। वो जल्दी से उतर आई। फूफो, चले, 7 होने को है, टीवी प्रोग्राम देखना है। फूफो ने बड़े जोरों शोर से एक वाकया अपनी दोस्त को बिल्कुल अभी अभी सुनाना शुरू किया था। बेटा तुम चलो, मैं बस ये बात खत्म करके अभी आती हूँ। हाँ बेटा, फूफो को यहीं रहने दो, बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाने लगी हैं। फूफो की दोस्त ने भी सिफारिश की। कोई बात नहीं आंटी, फूफो यहीं रहे, मैं चली जाऊंगी। इस प्रोग्राम का मैं सारा हफ्ता इंतजार करती रहती हूँ, और फिर उस छोटी सी जगह में किसी के गुम हो जाने का खतरा थोड़ी ही था। वो तेजी से सड़क पर चल दी। थोड़ी ही दूर चली थी कि मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगीं। ये कोई नई बात नहीं थी। उसने कदम तेज कर लिए। कुछ दूर और गई थी कि उसे अपने पीछे कदमों की छाप सुनाई थी। मुड़कर देखा, एक आदमी था। पहले तो उसे लगा वो अपना रास्ता जा रहा था, मगर चंद कदम चलकर उसे अंदाजा हुआ
وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سڑک اور آس پاس بالکل سنسان تھے۔ وہ گھبرا گئی، قدم اور تیز کر لیے اور اسے محسوس ہوا اسی رفتار سے اس آدمی نے بھی رفتار تیز کر لی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوگی، کوئی تھا بھی نہیں جس سے کچھ حوصلہ ہوتا۔ بارش اور بادلوں کی وجہ سے وقت سے پہلے دھندلکا چھا گیا تھا۔ وہ کبھی پیچھے دیکھتی اور کبھی آگے، رفتار پہلے سے کئی تیز کر لی تھی۔ پچھتا رہی تھی کہ اکیلی کیوں چلی آئی۔ تبھی اسے بائیں طرف کی پہاڑی پر سے شہباز خان گھوڑے کو دوڑاتا اترتا نظر آیا۔ وہ رک گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے کیا کہے، مگر جان میں جان ضرور آ گئی۔ شہباز خان کی رفتار سڑک پر آ کر دھیمی پڑ گئی۔ وہ اوپر سے ہی معاملے کی نوعیت سمجھ گیا تھا یا نیچے آ کر جان گیا تھا، مگر تہ تک ضرور پہنچ گیا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر ایسا رسید کیا کہ وہ گھوم کر رہ گیا اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے قبل ہی بازو آگے بڑھا کر اسے یوں اچک لیا جیسے وہ کوئی ہلکا پھلکا پھول تھی۔ اسے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھایا، بازو سے سہارا دیا اور لمحوں میں ہوٹل کی طرف پہنچا دیا۔ اس کا دل تھا کہ تیزی سے دھڑکے جا رہا تھا، سانسیں بے قابو ہو رہی تھی اور ہاتھ پاؤں جیسے حرکت کرنا بھول گئے تھے۔ اس کے دبدبے، حاکمانہ نشست و برخاست اور مقناطیسی شخصیت سے متاثر تو وہ پہلے ہی تھی، مگر وہ اس کے اتنے نزدیک آ جائے گا اور وہ اس کے جسم کی گرمی، دل کی دھڑکن اور سانسوں کی مہک تک کو محسوس کر لے گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے سویٹ کے آگے گھوڑا رو کر وہ نیچے اترا، دونوں ہاتھوں میں تھام کر آرام سے اسے نیچے اتارا۔ اس کا دل اب بھی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں اب بھی قابو میں نہیں تھی، وہ گمسم تھی، شکریہ تک نہیں کہہ سکی کہ قوت گوائی گویا سلب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پرکشش لبوں پر وہی مخصوص مبہم سی مسکراہٹ تھی اور سیاہ ساحر آنکھیں اس کی دل آویز مسکراہٹ کا مکمل ساتھ دے رہی تھیں۔ گھبرا کر وہ پلکیں جھپکنے لگی اور وہ گھوڑا وہیں چھوڑ اپنے سویٹ کی طرف بڑھا۔ سائز آ کر گھوڑا لے جانے لگا تو اسے ہوش آیا اور وہ اپنے حواس سمیٹتی سنبھالتی اندر سویٹ میں آ گئی، گیلے کپڑے تبدیل کیے، ٹی وی آن کیا، پروگرام دیکھنے لگی، مگر اب اس کی کچھ دیر قبل والی وہ بے تابی باقی نہیں رہی تھی۔ بار بار چونک اٹھتی، اس کی بھرپور شخصیت اس کے حواسوں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ پھپھو آئی، رات کھانے پر بھی باتیں ہوتی رہی، مگر وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہی۔ وہ جیسے لوہے کا ایک ٹکڑا تھی اور مقناطیس کی طرف کھنچ جانے پر مجبور۔ اس نے یہ واقعہ پھپھو کو بھی نہیں بتایا، کچھ اسی جھجک سے تھی، شہباز خان کی وجہ سے، کچھ وہ خوامخواہ فکر مند بھی ہو جاتی۔ رات وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی، نیند کوسوں دور تھی، اس کے خیالوں پر وہی اور وہی چھایا ہوا تھا۔ بے حد عجیب، انوکھی اور انجانی سی کیفیت تھی، معصوم سی شائی کا ننھا سا دل 17 سالوں میں پہلی بار بے قرار ہوا تھا، مچل گیا تھا، ضد کرنے لگا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا، امپریس تو وہ پہلی بار اسے دیکھتے ہی ہو گئی تھی، پسند تو وہ اسے دوسری تیسری بار دیکھتے ہی کرنے لگی تھی، مگر وہ اسے بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا، یہاں تک کہ پاگل دل اسے پا لینے کی خواہش کرنے لگا تھا، یہ اسے اس وقت معلوم ہوا۔